हेलो फ्रेंड, वेलकम करते हैं आपका। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, समास, अलंकार और विराम चिन्ह के बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो को आप अभी से कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको हमेशा ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे समास के बारे में। तो समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास को पूरा उदाहरण सहित अभी हम व्याख्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं समास के बारे में। तो समास की परिभाषा अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। फ्रेंड, दो शब्दों को मिलाकर जो नया पद बनता है वह समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। एक बार और मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। तो दो शब्दों को मिलाकर जो नया पद बनता है वह समास कहलाता है। अब हम फ्रेंड समास का परिभाषा पूरा कवर कर चुके हैं। अब समास के भेद के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवां है अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो जिस समास में प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजमाता, राज की माता, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो फ्रेंड, अभी हम आप लोगों को पहला समास अभी कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम दूसरा समास आप लोगों को कवर कराने वाले हैं, जो कि है कर्मधारय समास। दूसरा है कर्मधारय समास। तो अभी हम कर्मधारय समास के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो विशेषण एवं विशेष के योग से बने समास को कर्मधारय कहते हैं। एक बार और मैं कर्मधारय समास आप लोगों को बता देता हूँ। तो विशेषण एवं विशेष के योग से बने समास को कर्मधारय कहते हैं। जैसे नील कमल, काला घोड़ा, लाल गुलाब आदि। तो फ्रेंड, अभी हमारा दूसरा कर्मधारय समास कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास ये तीसरा है फ्रेंड। तो इसमें दो पदों के बीच और का लोप होता है। एक बार और मैं द्वंद्व समास के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें दो पदों के बीच और का लोप होता है, क्योंकि इसका दोनों पद प्रधान होता है। जैसे राम सीता, राम और सीता, लाभ हानि, लाभ और हानि। तो फ्रेंड, अभी हमारा द्वंद्व समास भी कंप्लीट हो चुका है। अब चौथे समास के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथा समास है द्विगु समास। पहला शब्द संख्यावाचक होता है। द्विगु समास का पहला शब्द संख्यावाचक होता है। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह आदि। तो फ्रेंड, द्विगु समास अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको द्विगु समास के बारे में पूरा जानकारी बता दिए हैं। अब हम चलते हैं पांचवा बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास जिसमें अन्य अर्थ प्रधान हो। जैसे दशानन, 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण। चंद्रशेखर बराबर चंद्रमा है शिखर पर, जिसके अर्थात शंकर जी। तो फ्रेंड, बहुव्रीहि एक बार और मैं और बता देता हूँ। तो जिसमें अन्य अर्थ प्रधान हो। जैसे दशानन, 10 है आनंद, दशानन बराबर 10 है आनंद, जिसका अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर, जिसके अर्थात शंकर जी। तो फ्रेंड, हमारा भी बहुव्रीहि समास कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्टवा समास आप लोगों को कवर कराने वाले हैं। छठा है अव्ययी भाव समास, जो कि लास्ट में है फ्रेंड। तो जिस पद में प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस पद में प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति बराबर शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन बराबर दिन, दिन आदि। एक बार और मैं उसका उदाहरण बता देता हूँ। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार,
प्रतिदिन, दिन दिन आदि। तो फ्रेंड अभी हम आपको समास के बारे में पूरा डिस्कस करा चुके हैं और फ्रेंड अभी हम आपको कवर कराने वाले हैं अलंकार के बारे में। आई होप कि आपको छायो समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड अभी हम अलंकार के बारे में भी पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी हम आपको कवर कराने वाले हैं अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अलंकार की परिभाषा। तो कविता को सजाने वाले शब्द और अर्थ से युक्त वाक्यों को अलंकार कहते हैं। एक बार और मैं परिभाषा बता देता हूँ अलंकार का। तो कविता को सजाने वाले शब्द और अर्थ से युक्त वाक्यों को अलंकार कहते हैं। कुछ प्रमुख अलंकार हैं। पहला है यमक, जहाँ एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए, जगिया पाए बौराए। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। एक को खाने से बौरा जाता है आदमी और एक को कहीं से पा गया तो उससे बौरा जाता है। तो फ्रेंड अभी हम पहला अलंकार आप लोगों को कवर करा दिए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे अलंकार को कवर कराने। तो दूसरा अलंकार है श्लेष, जिसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे पानी गए न उबरे मोती, मानस चून। यहाँ पानी शब्द के आप, प्रतिष्ठा और जल तीन अर्थ हैं। अब फ्रेंड हम दूसरा भी कंप्लीट करा चुका है जो कि श्लेष है। अब हम तीसरा आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं अलंकार के बारे में। तो तीसरा है उपमा अलंकार। जब एक वस्तु की दूसरी से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार और मैं बता देता हूँ उपमा अलंकार। जब एक वस्तु की दूसरी से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे तवा समा तपती थी वसुंधरा, यहाँ जेठ की तपती धरती को तवे के समान बतलाया गया है। एक बार और मैं इसका उदाहरण आप लोगों को बता देता हूँ। तो तवा समा तपती थी वसुंधरा, यहाँ जेठ की तपती धरती को तवे के समान बतलाया गया है। तो फ्रेंड अभी हम आपको चार अलंकार कवर करा चुके हैं। तो पांचवा है अभी रूपक, जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। एक बार और मैं रूपक अलंकार के बारे में बता देता हूँ। तो जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल वंदो हरि राई, यहाँ भगवान के चरणों को कमल का रूप दिया गया है। तो फ्रेंड अभी हम पांचवा भी कंप्लीट करा चुके हैं। अब छठा है अनुप्रास अलंकार। तो कविता में जहाँ एक ही वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार और मैं अनुप्रास अलंकार के बारे में बता देता हूँ। तो कविता में जहाँ एक ही वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति राघव राजा राम, जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पास रा वर्ण की आवृत्ति हुई है। रा वर्ण सबसे ज्यादा यहाँ पास है। जैसे रघुपति में यहाँ पास रा लगा है, राघव में रा है, राजा में रा है, राम में भी रा है। तो रघुपति राजा राम हो गया। तो फ्रेंड अभी हम समास के बारे में भी कवर करा चुके हैं, अलंकार के बारे में भी कवर करा चुके हैं। अब हम आपको कवर कराने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। तो चलिए फ्रेंड विराम चिन्ह के बारे में भी आपको कवर करा देते हैं। तो फ्रेंड अभी हम विराम चिन्ह के बारे में कवर कराने वाले हैं। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहराव या विश्राम। पढ़ते वक्त शब्दों या वाक्यों के आखिरी में रुकने हेतु प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम कहा जाता है। एक बार और मैं बता देता हूँ, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। पढ़ते वक्त शब्दों या वाक्य के आखिरी में रुकने हेतु प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं।
विराम चिन्ह 10 होते हैं। तो पहला पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम और चौथा है संयोजक चिन्ह और पांचवा है विस्मयादि बोधक, छठा है प्रश्नवाचक, सातवां है खाली स्थान, आठवां है विवरण चिन्ह और नौवां है कोष्टक, 10वां है हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। तो सबसे पहले हम आपको कवर करा देते हैं पूर्ण विराम के बारे में। तो इसका चिन्ह आप लोग देख सकते हैं, इसका चिन्ह है सीधा लाइन, आप लोग देख सकते हैं, खड़ी पाई जिसे कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। दूसरा है अल्प विराम। अब हम आपको पूर्ण विराम के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं, अब हम अल्प विराम के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, दूसरा अल्प विराम के बारे में अभी हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो इसका चिन्ह आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, इसका चिन्ह एक ऐसा लगता है फ्रेंड, ये ऐसा इसका चिन्ह होता है। अल्प विराम का चिन्ह इसी प्रकार से लगता है फ्रेंड, जो यह शब्द के पश्चात थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका चिन्ह है यह शब्द के पश्चात थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयुक्त होता है। यथा कनिष्क, पल्लव और अक्षय बाजार गए। अब फ्रेंड हमारा अभी दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है, अल्प विराम। अब हम तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है अर्ध विराम। तो इसका चिन्ह है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, अच्छे से देख लीजिए, इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। अर्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम में कुछ अधिक देर तक रुकने के लिए होता है। अर्ध विराम का चिन्ह अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकने के लिए होता है फ्रेंड। यथा पल्लव। तो फ्रेंड अभी हमारा विस्मयादि बोधक कंप्लीट हो चुका है, जो कि 5वां था। अब मैं 6वां आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं, जो कि है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, इस प्रकार से प्रश्नवाचक का चिन्ह रहता है, जिसे प्रश्न पूछने की जगह इसका प्रयोग होता है। प्रश्न पूछने की जगह इसका प्रयोग होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, ये एक प्रश्न है फ्रेंड कि तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पास देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो फ्रेंड हमारा अभी प्रश्नवाचक चिन्ह भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं, कवर कराने वाले हैं खाली स्थान के बारे में। तो खाली स्थान का चिन्ह कुछ इस प्रकार रहता है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, इसका प्रयोग रिक्त स्थान के निर्मित होता है। तो फ्रेंड अभी हमारा खाली स्थान भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि 8वां है, जो कि 7वां है, ये 8वां अभी हम आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो 8वां है विवरण चिन्ह, जिस बात को स्पष्ट करने के लिए इस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड अभी हमारा विवरण चिन्ह भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आप लोगों को कवर कराने वाले हैं कोष्टक के बारे में, जो कि 9वां है फ्रेंड। तो इसका चिन्ह कोष्टक, ये देख सकते हैं फ्रेंड, कोष्टक का चिन्ह आप लोग देख सकते हैं। कोष्टक का चिन्ह है किसी का विभाजन करते समय कोष्टक में रखकर संख्या डालते चलती हैं। यथा संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। अब हमारा फ्रेंड 9वां कोष्टक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 10वां आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि है हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। जब वाक्य में लिखते समय कुछ अंश छूट जाते हैं, तब हंस पद का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड हंस पद का कुछ इस प्रकार से चिन्ह रहता है फ्रेंड, ऐसे चिन्ह बना रहता है हंस पद का, आप लोग देख सकते हैं ऊपर तीर की तरह। तो फ्रेंड अभी मैं आप लोगों को कवर करा दिया हूँ समास के बारे में, अलंकार के बारे में और विराम चिन्ह के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड।